अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले प्रोग्राम में नाजरीन आज बात करते हैं कि कौमी असम्बली से जो इजलास था उससे वॉकआउट पर वजीर आजम ने तनकीद की है। वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन बहस नहीं वॉकआउट में दिलचस्पी रखती है। ये सब NRO हासिल करने के हरबे हैं और ये भी कहा कि क्या अवाम ने इन्हें वॉकआउट करने के लिए मुंतखब किया है। मजीद ये भी कहा कि क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छुट्टी का नाम है। रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। नहीं करने दूंगा। मैंने गाली गलौज सुनी है। झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था। अब सुनने का फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं और अब भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट समझ से बालातर है। अपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है वो सिर्फ यही काम करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा, क्या अवाम ने उनको सिर्फ वॉकआउट करने के लिए मुंतखब किया है? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन दबाव डालकर एहतसाब से फरार होना चाहती है। नैब केसेस तहरीक इंसाफ ने शुरू नहीं किए, ये सब NRO हासिल करने के हरबे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट पर टैक्स दहंदगान के सालाना अरबों खर्च होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? यूँ महसूस होता है कि उनके नजदीक जो शख्स अवाम के वोट लेकर मुंतखब हो जाए उसे कौमी खजाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गुज़श्ता रोज जो अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद डैम के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद जब फैसल वाडा जवाब देने लगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गालम गलोच हो रही है, मैं यहाँ पर स्टे नहीं करूंगा। ये पहली दफ़ा नहीं थी जब उन्होंने वॉकआउट किया, इससे पहले भी अपोजिशन मुतअद्दिद दफ़ा वॉकआउट कर चुकी है। हाँ, मामला ये रहता है कि यहाँ पर अपोजिशन ये कहती है कि हम हुकूमत का साथ देंगे, हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत उसके कुछ बरक्स है और उसी पर आज इमरान खान साहब ने ट्वीट की है। उस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी रद्द अमल आया है। वो ये कहते हैं कि खान साहब पार्लियामान आते नहीं, उन्हें क्या मालूम कि पार्लियामान में क्या हो रहा है। और वजीर आजम ने यह दावा किया था कि वह हर बुध को आया करेंगे, जवाब दिया करेंगे। ना हमने NRO मांगा है और ना हमें चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक उन्होंने कहा कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसका फ्रेमवर्क बनाया है और फौजी अदालतों से मुतालिक बिल की हिमायत कुछ मुश्किल नजर आती है। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, सुना देते हैं आपको। कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। अपोजिशन का मुख्तलिफ स्टैंड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बराह रास्त लिए चलें। इस वक्त फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब जाएंगे गुब्बारा फट जाएगा। और MPA साहिबान जो हैं उनको भी मैंने दरख्वास्त की है कि ज़रा अपना किरदार जो है वो प्ले करें। इस वक्त जो इनकी हालत है वो बिल्कुल ऐसे आपने देख रहे हैं कि सुबह से रोज़ हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैंने कराची में आके पता नहीं क्या जुल्म कर दिया है। मेरा अपना मुल्क है, मेरा अपना शहर है, मेरा अपना सूबा है। मैं यहाँ पे 1000 बार आऊँगा, मुझे आने से कैसे आप रोक सकते हैं? ये इसके ऊपर क्या रोना धोना है? दरअसल अपनी टांगें कमज़ोर हों, अपने पाँव जिनके ऊपर आपने खड़ा होना है वो कमज़ोर हों, तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे जाहिर है कि सिंध की हालत सबके सामने है और उसके ऊपर यहाँ बात होती रहती है। हमने देखा है कितना तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट पिछले 10 सालों में सिंध में खर्च हुआ। 2000 करोड़ रुपया तो 2000 अरब रुपया तो सिर्फ डेवलपमेंट का बजट है जो यहाँ पर खर्च हुआ। और आप देखिए कि अहम तरीन महकमे जिनमें फाइनेंस है, इरिगेशन है, वो वज़ीर आला सिंध ने हमेशा अपने पास रखे। और हम देखते हैं कि पानी का मसला हो,
यहाँ पर उसके ऊपर भी किस तरीके से अपना फ़राइज़ से पहलू तही कही जाती है। हमारे MPs को यहाँ पे जिस तरीके से मुश्किलात का सामना है, जो पुलिस गर्दी इस वक्त यहाँ पर हो रही है, ये जो रवायती सियासत सिंध में ख़ुसूसन जो दही इलाकों के हमारे MPs हैं उनके साथ की जा रही है, मैं IG और चीफ सेक्रेटरी को भी कहता हूँ कि इसका ज़रा आप नोटिस लें। आप यहाँ पर जो है वो अहम सरकारी अफसरान हैं और हमें जो शिकायत मिल रही हैं, ये मामला जो है ये कुछ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और जो अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं और जो समझ रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी का जो राज है ये कोई हमेशा रहना है, उनको चाहिए कि पंजाब से सबक सीखें। पंजाब में 30 साल बाद नवाज शरीफ का धड़न तख्ता हुआ और ऐसा धड़न तख्ता हुआ है कि अब उनका कोई आदमी वहाँ पे मिल नहीं रहा। सो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और ख़ुसूसन जो पुलिस है सिंध की, उनको मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि जो MPs हैं, जो यहाँ पर अपोजिशन है, उसको कमज़ोर ना समझें। हम पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। उनके जायज़ कामों के लिए उनको तंग करने की जो मामला है, जो रवश है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ताउन करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जायज़ नुमाइंदे हैं अवाम के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ है, या किसी भी GDA से उनका ताल्लुक़ है और दीगर जमातों से उनका ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि उनको फौरी तौर के ऊपर अपनी पुरानी रवश, ये जो था कि जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी, या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज़ पे दे दिया हुआ था, वो लीज़ अब हमने ख़त्म कर दी। वो लीज़ हमने वापस ले ली है और सिंध के अवाम को वो लीज़ वापस दे दी है जो असल मालिक है। और यहाँ पर जो हालात चल रहे थे, अब वो उसके तरह के हालात जो है वो अब नहीं चलेंगे। नैब के पास सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पेसिफिक मुद्दत दी है, 2 माह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें ये जो ग्रुप ओमनी के फैसला है, ये 2 महीने में नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के, यानी आसफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये तो फौरी तौर के ऊपर जो JIT में हमारे सामने जो रिवोल्यूशंस आई हैं, जो हमारे सामने जो मामलात आए हैं, फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। और नैब जो है उसका ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये मैंडेट दिया है कि वो 2 महीने के अंदर ये तफ्तीश मुकम्मल करेगा, लिहाजा इसकी तफ्तीश को मुकम्मल होना चाहिए। इसमें तामुल तो है ही नहीं, इसमें डिले तो है ही नहीं। जो तमाम मामलात हैं वो तो पहले ही तयशुदा है, इसमें तो सारी चीज़ों का एग्जैक्टली पता है, इसमें कोई नई तफ्तीश तो करने वाली नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से जो 32 अकाउंट्स हैं, हमारे जो तफ्तीश होती थी वो तो पहले तो यही होती थी ना कि किसी बंदे को पकड़ लेते थे, उसको जो है वो छितरोल होती थी थाने में, वो उससे जो मर्जी लिखवा लो। एक तफ्तीश ये होती है, एक तफ्तीश है ये JIT ने की है, इसमें कोई बंदा तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें किसी की ओरल गवाही तो है ही नहीं है। यहाँ तो कागज़ बोल रहे हैं, और कागज़ क्या बोल रहे हैं, एक अकाउंट्स हैं जो जाली अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, उन पैसों से अखराजात किसके पूरे हो रहे हैं, बेनिफिशरी कौन है, वो बिलावल हाउस के मकीन है, वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए साहब हैं। लिहाजा इसमें कोई बहुत बड़ी कोई आपने छलांग नहीं मारनी है। मैं समझता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अब तक की जो कारकर्दगी है इस मुकदमे में, वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। उनको इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और जो इसमें मुलव्वस साहिबान हैं उनको फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार करे, ताकि तफ्तीश जो है वो आगे चले। और सिंध के अवाम जो हैं उनको अब मालूम तो हो चुका है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अब उनको जो जायज़ हकूक़ है वो उनके वापस मिलने चाहिए। ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं आज आप कराची में सिंध में आए कि वारसाए जो है वो आके दौरा कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी बात ये है कि कितना टाइम फ्रेम दे रहे हैं, और आपके MPs 4 से 6 पीपल्स पार्टी की 2 दावतें खा चुके हैं, उनके लिए क्या चेक एंड बैलेंस करके पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि खाएं। और ये मुस्तद इतलात है कि आपके 6 MPs
पीपल्स पार्टी से मिले हुए और मुराद ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके अपने एमपीएस को कैसे संभालेंगे आप? हमारे अपने एमपीएस को तो जोड़े, पीपल्स पार्टी से अपने एमपीएस संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये वक्त की बात होती है, वक्त जो है वो बदल गया है। और दूसरी बात यह है कि वाइसराय तो होता है जो बाहर से आते हैं, मेरा तो अपना सूबा है, मेरा अपना शहर है, मेरा अपने लोग। साहब ये बताइएगा कि आपके इत्तेहादी जमात एमक्यूएम काफ़ी नाराज़ है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो कराची के हवाले से जितने भी दावे किए वो अब तक सिर्फ दबानी कलानी है। कराची में अब भी कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत से निकलने का सोच रहा है। इस हवाले से क्या कहें? मेरा नहीं ख्याल कोई एमकेएम इस तरह का सोच रही है। एमकेएम हमारी इत्तेहादी है, जीडीए हमारी इत्तेहादी है और तमाम जो इस वक्त हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीटीआई को कोई क्यों छोड़ेगा? पीटीआई के अलावा चॉइस ही मुल्क में कोई नहीं है। सो इमरान खान जो है वो कराची के लोगों के साथ जो हमारा वादा था, वो हमारा वादा था कि हम अब दो तरीके हैं। एक तो ये जो 18वीं तरमीम को कहते हैं, अब 18वीं तरमीम जो है उसके फ़ायदे भी बड़े हैं और उसमें कोई शुबा नहीं कि 18वीं तरमीम ने जो डेवोल्यूशन की है उसका बहुत फ़ायदा हुआ है और हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि आप 18वीं तरमीम में आप देखें कि आपने 70,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया सिंध में आ गया, अब वो खर्च कैसे हुआ आप पूछ नहीं सकते उनसे। वो कहते हैं 18वीं तरमीम में सारे इनके जो हैं वो सिंध के हुक्मरानों के कुत्ते भी स्पेशल जहाज़ों में सफ़र करते हैं और इनके पास पैसों का पूछें किधर से आ गए हैं तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। जो ही आप इनसे कल पूछें कि आपके पैसे किधर गए, उसी वक्त जमहूरियत को ख़तरा आ जाता है, 18वीं तरमीम को ख़तरा आ जाता है। आप इनसे पैसों का ना पूछें, बाकी हर चीज़ का पूछ लें, कोई मसला नहीं है। पैसों का पूछेंगे तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी पे तो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी लगाते रहे, बातें भी चलती रही, आपकी इत्तेहादी जमात जो है एमकेएम, उनके रहनुमाओं के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनके ऊपर आप बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और ये भी बताइएगा कि जब 10 साल तक मेगा करप्शन हुई सिंध में, उस टाइम इशरत लिबास साहब गवर्नर सिंध थे, तो आप समझते हैं कि उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? जो मुजरम है उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, चाहे उसमें कोई हमारे लोग हैं, चाहे दूसरों के लोग हैं, मैं हूँ, कोई भी हूँ। ये जो एहतसाब है वो तो है ही ये कि वो उसको एहतसाब को होते नज़र आना चाहिए और जो भी उसमें मुलव्वस है, हमारी तरफ से इदारों के ऊपर कोई कदगन नहीं है। इदारे आज़ाद हैं, वो अपना मामला खुद तय करें। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि आप यहाँ जो कराची में आए हैं, स्पेशली सिंध में आए हैं, इंतशार फैलाने के लिए आए। दूसरा वो फरमाइएगा कि सिंध का मौक़िफ़ है सिंध गवर्नमेंट का कि उनको जो जायज़ उनकी रकम है वो नहीं दी जा रही, फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी अवार्ड के हवाले से उनके इश्यूज़ हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात यह है देखिए, मैंने तो पहले भी सजेस्ट किया था, आज अपोजिशन को शहबाज शरीफ साहब ने खाने पे बुलाया, जरदारी साहब भी वहाँ पे खाने पे गए। सुना है बड़ा महंगा खाना था, मेरे और आपके पैसों से खाना हुआ, काफ़ी महंगा खाना था। और मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि उसको अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख लें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है ठग्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। असल में पार्लियामेंट में इजलास था, वरना नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे, एक ही दफ़ा में जो है वो ले लेते तो बेहतर था। लेकिन जो बात यह है कि जो फंड्स की आप बात कर रहे हैं, सिंध के फंड्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 76,000 करोड़ रुपया या 80,000 करोड़ रुपया पहले आया वो कहाँ लगा है? अगर सिंध को पैसे आने हैं और वो निकलने, इन्होंने छू मंतर करना है और पैसे जो है वो लंदन दुबई में निकलने हैं, तो फिर वैसे फंड्स जो ये फंड्स सिंध के लिए नहीं मांग रहे, ये फंड्स अपने लिए मांग रहे हैं। इनका जो रोना धोना आप जब फंड्स का देखें, मैंने सुबह भी कहा था कि ये तो बीबी शहीद होती तो उनको बड़ा दुख होता कि आज सिंध वो वाहिद सूबा है, सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, सूबे का दिल तो पाकिस्तान के लोगों के साथ धड़कता है। सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने फाटा के लिए जो कमिट किया था कि 0.5% हम देंगे NFC अवार्ड में, वो नहीं दिया। और बातें इनकी सुने जब ये फाटा के लिए बात करते हैं और उस वक्त मासूम सी शक्लें बना के खड़े होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पर जो सिंध में इस वक्त जो लूट मार पिछले 10 सालों में हमने देखी है, और ख़ुसूसन ये जो अब JIT में रिवील हुई है,
और नैब जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आज जो इनकी रेस्टोरेशन अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का जो आज इजलास हुआ है खाने के ऊपर, और इन्होंने इजलास भी कभी खाने से काम नहीं किया, वैसे बड़े बड़े खानों पे इजलास करते हैं। वहाँ पर आज जो इजलास हुआ है, मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपोजिशन के साथ जो हमदर्दियाँ हैं लोगों की, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये हम तो खैर हमेशा से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये इकट्ठे। अच्छा, फौजी अदालतों के लिए जो है तो अपोजिशन की जरूरत होगी, फौजी अदालतों की तौसीक़ के लिए आपको अपोजिशन की जरूरत है। आप समझते हैं कि आपके इस तरह के इक़दाम से अपोजिशन आपका साथ देगी फौजी अदालतों के तौसीक़ के अंदर? देखिए, फौजी अदालतों का क़याम जो है वो एक गैर मामूली हालात में हुआ था। हम समझते हैं वो एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है, और आम तौर पे जब हिकमत अमली कामयाब हो तो उसको बदलना नहीं चाहिए। सो ये एक मामला जो है, इसको अगर आप समझें कि अपोजिशन हर मामले को इस बात से जोड़ दे कि हमारे लीडरों के ऊपर करप्शन के केसेस ख़त्म करें, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो कौमी असम्बली है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगता है नैब का, जहाँ जिसके ऊपर केस है वो आता है, वो आके अपने आंसू बहाता है और आंसू बहा के चला जाता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ। कभी वहाँ पे कोई मुल्क की बात, कोई कराची में पानी नहीं आ रहा, सिंध में पानी का मसला है, लोगों की नौकरियों के मसले हैं, कोई ये बात वहाँ पे ये अपोजिशन ने कभी नहीं उठाई। सिर्फ एक ही बात उठाई है कि हमारे ऊपर केस क्यों बनाया। सो अगर आप ये चार जो लोग हैं, हमारे 4-5 लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब हैं, फरियाल बीबी हैं, उसके बाद ये अबसाद रफ़ीक वगैरह हैं, ये जो 5-7 लोग हैं, इनके ऊपर करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज़ साइन करने को तैयार है। ये तो इमरान खान एक डट के खड़ा है और वो नहीं मान रहा कि यहाँ पे, वरना यहाँ पे मशवरे देने वाले तो हर तरीके से आते हैं ना, कि जनाब हुकूमत भी चलानी है, पार्लियामान भी चलानी है, ये कर लें वो कर लें। ये सिर्फ इमरान खान की ज़ात में है, जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने यकीन भी किया है, और वो एक डट के खड़ा है कि हमने इनका हिसाब लेना और एहतसाब करना है। ये कहना है, आज जो तीन वज़रा ने बातें की हैं, उनका ये कहना है कि आप जो हमले कर रहे हैं सिंध हुकूमत पे, वो इसलिए कर रहे हैं कि अलीमा खान के मामला को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अलीमा खान का कोई मामला ऐसा है ही नहीं। क्या मामला है वो बताएं। कोई ऐसा मामला है ही नहीं। उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह किया, बयान किया। सिंध हुकूमत के जो भी वज़रा हैं वो तो ऐसे ही है, ये तो पानी को इतना गुदला करना चाहते हैं कि किसी को समझ ना आए, लेकिन हर एक को हकीकत का पता है। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, किसी का कोई मामला हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है, मेरे ऊपर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, आप जाएं उसके ऊपर चलाएं, लेकिन ये ना कहें कि चूंकि हम चोर हैं हमारे ऊपर रुको, ये नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। और सिंध में, जैसे मैंने आपको कहा, सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा रोक देंगे। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और 2 मरतबा उन्होंने कम अज़ कम ये बात की। उन्होंने कहा कि गैस का गुब्बारा है सिंध की हुकूमत और सुई हमारे पास है। तो घबराह, अगर कोई बंदा राब्ते में नहीं है तो घबराहट कैसी है? जब बात भी करते हैं तो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है, पाँव उनके जो हैं वो हिल रहे होते हैं। अगर कोई राब्ते में नहीं है हमारे साथ और सिंध हुकूमत को ख़तरा नहीं है तो फिर दलेरों की तरह खड़े हों, अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। बताइएगा कि आपके वफाकी वज़ीर आए थे, उन्होंने कहा कि अब दोबारा गैस का इशू नहीं होगा, तो सिंध में तो गैस का वही इशू है जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाक ने ये कर रही है हमारे साथ, तो क्यों इशू ये कब तक ख़त्म करेंगे आप सिंध की आवाम के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मामला नहीं, बिल्कुल सिंध गैस पैदा करता है जिस तरह पंजाब गंदम पैदा करता है। हर सूबा जो है, हम फेडरेशन है, फेडरेशन में इस तरह नहीं होता कि फलाना जो है वो क्या करता है। हम सारे मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का जो फेडरेशन है, उसी में सबका भला है, जाहिर है। वरना हम कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वो मेयर कराची वसीम अख्तर, उनका ये कहना है कि वो एमटीएम जो है वो आप लोगों के साथ इसलिए है कि आप अर्बन जो इलाके हैं उनको डेवलप करेंगे। और इमरान खान साहब ने उनसे मुशावरत के बाद बहुत ज़्यादा पैकेजेस के ऊपर बात की थी, लेकिन वो पैकेजेस कराची या हैदराबाद को नहीं मिल पा रहे, जिस पर वो ये सोचते हैं कि शायद एमटीएम अलहदा हो जाएगी, और अगर एमटीएम अलहदा हो जाएगी तो फिर शायद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे। इसके ऊपर ज़रा कर कुछ कहना चाहें? कोई इस वक्त हमसे अलहदा होने को तैयार नहीं है, जुड़ने को लोग तैयार हैं, अलहदा होने को इस वक्त कोई तैयार नहीं। अच्छे वक्त में कोई नहीं जाता।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सिंध ओमनी ग्रुप को लीज पर दे रखा था और हमने ये लीज छुड़वाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि कम अज़ कम अब रेफरेंसेस खोले जाएं इस तमाम रिपोर्ट के बाद जो JIT ने तैयार की थी ओमनी ग्रुप के खिलाफ। और वो कह रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि अब तक क्यों नैब ने 3 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और खबरें होंगी, उन पर दरसरा होगा आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की ट्वीट की जिसमें उन्होंने तनकीद की थी ऑपोजिशन पर कि ऑपोजिशन बार बार वॉकआउट कर देती है और इस बात का उन्हें मैंडेट नहीं दिया गया। इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की थी और उसके अलावा ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस ट्वीट पर ऑपोजिशन का पारा हाई है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वजीर आजम का NRO से मुताल्लिक इल्जाम बेबुनियाद है, जबकि यूसुफ रजा गिलानी बोले कि हम हुकूमत को टफ टाइम देना नहीं चाहते, हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं लेकिन हुकूमत है कि खुद नहीं चलना चाहती। खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा कि वो NRO मांगने वाले नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हम NRO मांगने वाले नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट पर ओपोजिशन सीख पा हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ओपोजिशन वॉकआउट के हरबे से NRO लेना चाहती है। वजीर आजम की ट्वीट पर ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा NRO का इल्जाम बेबुनियाद है, जवाब देना मुनासिब नहीं। बेसलेस पॉइंट है, इसका जवाब देना मुनासिब नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने तनकीदी तीर चलाए, बोले हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए मगर हुकूमत खुद चलना नहीं चाहती, हुकूमत को अपने एजेंडे पर अमल करना चाहिए। हम उनको टाइम देना चाहते हैं कि हुकूमत चले मगर वो खुद नहीं चलना चाहते। लीगी रुकने कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल में कहा कि हुकूमत चाहती है ओपोजिशन एहतजाज करे, तहरीक इंसाफ में हुकूमत चलाने की सकत नहीं। सकत है कि ये किसी को NRO दे सके या किसी को कुछ कर सके, ये कुछ नहीं कर सकते। ना किसी ने NRO मांगा है, ना कोई ख्वाहिशमंद है NRO का। इनमें तो इतनी ताकत नहीं कि ये हुकूमत को संभाल सके और चला सके। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि वो NRO मांगने वाले नहीं, वजीर आजम को बयान देते हुए ख्याल करना चाहिए। इमरान को ये कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अब बहुत अहम पोजीशन पे है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली बन गया, तो कम से कम उसको इतना इल्म होना चाहिए कि ये सियासतदान जब बैकआउट करते हैं, पॉलिटिशियन जब बैकआउट करते हैं या पार्लियामेंटेरियन बैकआउट करते हैं तो क्यों करते हैं। पहले तो हम NRO मांगने वाले नहीं हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में जहां वजीर आजम और दीगर वुज़रा ओपोजिशन के NRO लेने की बातें कर रहे हैं, वहीं ओपोजिशन NRO लेने से बिल्कुल इनकारी दिखाई देती है। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, ऑपोजिशन का भी इमरान खान साहब की ट्वीट पर पारा हाई है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो वॉकआउट वाली स्ट्रैटेजी है, ये NRO लेने का हरबा है, मिलेगा नहीं NRO किसी को। एक तरफ आप कहते हैं कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर तमाम केसेस चला रहा है, अभी तो हमने केस खोला कोई नहीं है, तो फिर NRO आप देंगे कैसे? आपसे फिर मांग कैसे सकता है कोई? देखें जी, अभी आप अगर एक ही केस की मिसाल ले लें, ये जरदारी साहब वाला केस है, ये 2015 से ये FIA ने टेकअप किया हुआ था और बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किसी भी बैंक को ट्रेस करना, कोई ट्रांजैक्शन ट्रेस करना, ये हफ्तों का काम है, कोई सालों का काम अब नहीं। तो नैब में चला गया ना वो केस? नहीं, मैं अब वो चला गया ना केस, मैं बताना चाह रहा हूँ। इससे नैब आपके अंदर तो नहीं है? नहीं, वो ठीक है। कहने की बात ये है कि इस तरह के मामलात में ये माजी में चलता रहा, और आप अगर PMLN की लीडरशिप का देखें, आप PMLN की लीडरशिप को अगर आप देखें तो PMLN की लीडरशिप ने एक दफा स्टैंड रखा, मुझे क्यों निकाला। आज कल उनकी जो खामोशी है और जो दीगर मामलात हैं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह माजी में वो हैंडल करते रहे इदारों में कमजोर प्रोसिक्यूशन, हुकूमत का पीछे से प्रेशर। आज अगर हम इदारों के साथ ना खड़े हों, उनकी जो मॉरल और पब्लिक सपोर्ट ना दे, तो ये तो उनको इदारों को दबा। कल तो जताई सब कहते थे कि अब नायब के चेयरमैन को यहाँ बुलाएं। आपके समझ 3 दफा चेयरमैन सबको बुला के अगर कोई उन पर प्रेशराइज करता है तो जाहिर है वो एक सारा जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा और ये हफ्तों में सारे केसेस बैठ जाएंगे। चलें सर, वो तो फिर इदारों के साथ ऑपोजिशन डायरेक्ट हो रही है ना, आप NRO देने वाले आपकी पार्टी या हुकूमत कैसे हो जाती है? मेरा सवाल तो ये था। देखिए ना, इससे पहले हुकूमतें NRO देती थी ना। अगर जो हुकूमत है जो मेन स्टेक होल्डर होती है और प्रोसिक्यूशन के साथ होती है, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करती है, अगर हुकूमत भी उनके साथ बासी साहब, आप नहीं समझते NRO का इस्तारा तो वैसे ही डिक्टेटरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। जमहूरी हुकूमतें कब NRO देती रही हैं? हमें भी जरा याद कराएं। NRO की भी किस्में हैं,
नवाज शरीफ साहब का यहाँ से भाग जाना भी एनआरओ था और वो वाला भी एनआरओ था, और जो पिछले 5 साल जो जमहूरी दौर था उस दौर में जो कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी 10 साल में, वो भी एनआरओ था। कोई बड़ा केस किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, प्रोसिक्यूशन मिल जाती है एक्यूज के साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एनआरओ नहीं मुकमुका कहना चाह रहे हैं? वो एनआरओ का मतलब मुकमुका है ना, और मुकमुका और एनआरओ एक ही बात है। अब वो एनआरओ लेकिन एनआरओ में केस खत्म हो जाते हैं ना, मुकमुका में तो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती। एनआरओ तो डिक्लेयर्ड होता है ना, अब ये तो अनडिक्लेयर्ड या खामोश। सर इस पर मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि वॉकआउट कर जाती है ऑपोजिशन आए दूसरे रोज, एक तरफ आप लोग वाकई वैसे ही कहते हैं कि हम हुकूमत चलने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत आगे चले, उसके बावजूद छोटी सी कोई बात होती है वॉकआउट हो जाता है, सेशन खत्म हो जाता है, और वाकई इतना अच्छा खासा पैसा खर्च होता है टैक्स पेयर का पार्लियामेंट का सेशन चलाने पे। इस वजह से तो नहीं होता कि वॉकआउट कर जाएं, वहां पर कोई सैर हासिल गुफ्तगू ही ना हो सके किसी मामले पे? बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी। शुक्र है अल्लाह का कि खान साहब को पार्लियामेंट की इज्जत का और अवाम के पैसे का ख्याल आया। जिस पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं कि उससे वॉकआउट करते हैं, उसमें तो कभी इन्होंने आने की तकलीफ ही गवारा नहीं की थी। और अपने दौर में ये क्या करते थे, देखें ऑपोजिशन हमेशा तब वॉकआउट करती है जब उसकी बात ना सुनी जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में होती है। जो माइनॉरिटी की ऑपोजिशन नहीं है, ये माइनॉरिटी की ऑपोजिशन नहीं है सायरा अफजल तारड़ साहिबा, ये बिल्कुल छोटी सी माइनॉरिटी की, मतलब इतने से डिफरेंस के साथ माइनॉरिटी है, वरना तो आप लोग ही क्लेम करते हैं कि बात नहीं समझे। माइनॉरिटी से मुराद मेरी ये नहीं है, मतलब है कि गवर्नमेंट होती है, उनके पास फिर भी अददी तादाद ज्यादा होती है चाहे जो भी हो। अब कल का वाकई जिस तरह ये बार बार इन्होंने ट्वीट की है, आपने इनके वजीरों का रवैया देखा है कि वो जवाब देने के लिए उठते हैं और जो जाहिल औरतें हैं गांव की, उनकी तरह पहले वो आपको 3-4 पलूटे देते हैं और उसके बाद वो अपनी बात करते हैं। आप हमेशा ये देख लें, और ये वही 3-4 लोग हैं कि जिनकी वजह से बदमज़गी होती है। चेयरमैन सेनेट ने भी इसीलिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बैन किया और बाहर निकाला। मतलब ये लोग, इनका दिल हुआ है ना, अगर पार्लियामेंट खान साहब बजाय ऑपोजिशन को कुछ कहेंगे ना, वो लोग जो इस तरह की बदतमीजी करते हैं और उनको थपकी दे के कहते हैं कि तुम मेरे चीते हो, उनको ये कहें कि ये हाउस का जो हमने चलाना है ना, जो बिजनेस, उसके लिए आप थोड़ा सा तहम्मुल करें। और जहाँ तक एनआरओ की बात है, मुझे आज तक ये बात देखें एक छोटी सी बात है, एक मिनट पहले ये बात पूरी कर लेते हैं ना मैडम, पहले ये बात पूरी कर लेते हैं। आप खान साहब के वॉकआउट की बात कर रही थी, 33 सीटें थी उनके पास, उनके अलावा भी आप लोग वहां पर लेजिस्लेशन कर सकते थे। पीपल्स पार्टी वाज द मेन ऑपोजिशन, एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने हमेशा एनआरओ देना है, एनआरओ की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी वॉकआउट वाले मामले पे बात कर रहा था। आप हुकूमती वुज़रा के रवैये की बात कर रही थी, मैं आपको आपकी पार्टी का दौर भी याद दिला दूं, कौन कौन से वुज़रा थे जो इस तरह की बातें किया करते थे, जली चुपती बातें करते थे। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो अगर वो भी करते थे तो गलत करते थे। पार्लियामेंट इस तरह नहीं चलती। अगर उनका ये रवैया उस वक्त होता था तो डेफिनेटली उसका भी नतीजा यही निकलता होगा। तो मैं तो इस बारे में आपको मैं बताऊं, पार्लियामेंट के अंदर कभी भी हुकूमत जो है ना, वो धौंस दे के कार्रवाई नहीं करवा सकती। यही पार्लियामेंट की खूबसूरती है, लेकिन इनको ये बात समझ ही नहीं आती। अच्छा नहीं वो वैसे अब खान साहब ने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी है। जी अब्बासी साहब प्लीज। जी, पहली बात ये है कि कल की जो बात कर रही हैं, कल कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कोई वजीर नहीं बोला। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने तकरीर की डैम के खिलाफ, जरदारी साहब खड़े हुए, उन्होंने तकरीर की नैब के खिलाफ, और उसके बाद इनका कहा जी मैं जा रहा हूँ। किसी ने कोई बात नहीं की, मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। ये सिर्फ आते हैं, कौम का खर्चा करवाते हैं और उसके बाद टाई सूट लगा के आते हैं, और बजाय तो ये मुल्ज़िम है और जेल में बंद है, वहाँ पे आके अपनी तकरीर जारी। और ये इनकी अपना जमहूरियत है, और ये इनकी मतलब आप देख लें कि ये पार्लियामेंट की इज्जत है। उसके बाद तकरीर करने के बाद किसी मिनिस्टर की बारी नहीं आई। नहीं फैसल वाडा साहब बोले ना, अब्बासी साहब फैसल वाडा साहब बोले, बाद में वो फैक्ट्स की तरफ आए, बाद में फैक्ट्स की तरफ आए, ये ऑन रिकॉर्ड है, फैक्ट्स की तरफ वो बाद में आए, पहले उन्होंने जली कटी सुनाई शहबाज शरीफ साहब। ना मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसी वक्त कल सेशन चल रहा था सर, हम भी देख रहे थे। शहबाज शरीफ चले गए, शहबाज शरीफ पहले ही चले गए, उसके चले गए। एब्सोल्युटली, फैक्ट्स बताने से जब वो फैक्ट बताना शुरू हुए तब वो चले गए। उससे पहले जब उन्होंने जली कटी कुछ सुनाई थी शहबाज शरीफ साहब को, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अल्फाज, चीमा साहब ने, तारिक बशीर उन्होंने भी किया, वजाहत की,
लेकिन कोई ऐसी किसी ने कोई ऐसी उन्होंने धमकी दी, उन्होंने वजाहत नहीं दी। देखिए सदाकत अब्बासी साहब, एक बात ओवरऑल वैसे कही जाती है, उस वक्त हम ये तनकीद PMLN पर भी किया करते थे कि आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका लहजा जरा धीमा होना चाहिए, बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए, आप इस तरह का रवैया ना अपनाएं कि जिस तरह लगे आप ऑपोजिशन में हैं। गुजरा है, सवाल पूछा जाता है, सवाल अक्सर अगर सवाल पूछ लिया गया तो इसमें कौन सी इतनी बात है, आप आगे से पूछा गया। दोनों तकारीर मोहम्मद डैम के हवाले से बात हो रही थी, दोनों वो लोग जो मुल्ज़िम है नैब के उन्होंने हुई, दोनों ने अपने केसेस की बारे में बातें की और असेंबली का काम खत्म हो गया। बस वो दोनों के हम केस सुन रहे हैं और दोनों के उसके चलिए सदाकत अब्बासी साहब, एक छोटी सी बात, मैडम सारा अफजल तारड़ साहब आपकी तरफ, मैडम आपकी तरफ मैं आता हूँ, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल रह गया था सर आपसे। वो मुकमुका वाली बात तो ये कि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, वो मामला यहाँ पे नहीं है, कार्रवाई ना करने वाला प्रिसाइसली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बार बार NRO का, वो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर वाले मामले की तरफ इशारा किया जाता है, यानी कि बिल्कुल खत्म कर दिए जाए केसेस। इस तरह की पावर तो जमहूरी हुकूमत के पास ना होती है ना हो सकती है, वो तो एक डिक्टेटरशिप के दौर की बात थी। इस तरह का इस्तारा देना भी फिर क्या जरूरत क्या है वैसे? देखिए NRO एक रेफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साहब के दरमियान पिछले 10 साल NRO था। जरदारी साहब का ये पेट फाड़ने की बातें करते थे और जब ये आए तो उन्होंने कोई केस उनका ना चलने दिया और जो केस भी चलाए वो कमजोर प्रोसिक्यूशन, वीक उनका एविडेंस खराब करके तो उनको दिया। इसी तरह नवाज शरीफ का भी कोई केस, ये जो कोई भी केस था वो जरदारी साहब ने नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ की दाढ़ी जो है वो FIA के हाथ में देना नहीं चाहता। तो यही NRO एक टर्मिनोलॉजी है, नेशनल कोई रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस नहीं है, ये मुख्य मौका का एक चीज है जो इस तरह चलता रहा पाकिस्तान में और उसके बहुत सारे तरीके हैं और हम समझते हैं कि ये पहली दफा ये जो इतना तिल मिला रहे हैं। तो साहब ये कहा जा सकता है ना कि हमें अंडर प्रेशर लाने की या इदारों को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। जब NRO की बात करते हैं तो जाहिर है अवाम की भी एक मेमोरी है पुरानी कि इतने सारे केसेस माफ हो गए थे भैया जुम्बिश कलम, तो वो वाला मामला फिर जहन में आ जाता है ना, फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप किस तरह से दे देंगे, वो तो डिक्टेटर बैठा हुआ था जिसने सब कुछ कर दिया। आपसे अर्ज करूं दोबारा से, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा सर, एक मिनट मैं जरा इस पे सारा अफजल तारड़ साहिबा का भी जरा सर इस पे उनका भी रिस्पांस ले लेना। मैडम वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो वॉकआउट की स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अपनाई हुई है, आप कह रही हैं कि बात नहीं मानी जाती तो वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट आपने काफी सारे कर लिए हैं, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ अभी असेंबली को वजूद में आए हुए। एक तो ये कि कार्रवाई उस तरह से चल नहीं पाती है पार्लियामेंट की आप लोगों के वॉकआउट्स की वजह से, आए दूसरे दिन वॉकआउट हो जाता है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि साथ साथ एक तो इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट के काम के अंदर ऑपोजिशन का, दूसरा NRO भी लेना चाह रही है ऑपोजिशन, या फिर यूं कह लें कि हमें प्रेशराइज करने के लिए वॉकआउट करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी कि वॉकआउट जो है ना वो सारी पार्लिमानी रिवायत में बड़ा मौसर तरीका होता है। आपको जब हुकूमत की कोई बात गलत होती है या आपको बुरी लगती है तो आप उस पर वॉकआउट करते हैं। अब मसला क्या है जो ये बार बार बात कर रहे हैं, ये जो आप अभी मुझे कह रहे थे हमारे वज़रा, इनका भी जरा माजी देखें कि इन्होंने क्या किया। मेरी गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन से इनको कोई नहीं रोक रहा, इनको डिलीवरी जो लोगों की खिदमत का इन्होंने वादा किया था उससे कोई नहीं रोक रहा। जो ये NRO की बात करते हैं मैं आपको बताऊं वो क्यों है, क्योंकि इनकी नाअहली जो है ना वो ही इनके लिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बनी हुई है। इनको एक वहम है क्योंकि ये जिस तरह लाए गए, जिस तरह ये बिठाए गए, मतलब मेरे तो लगता है कि इनको लाने वाले भी, इवन जो इनको वोट देने वाले भी, इस वक्त उनकी जो कैफियत है ना वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बार बार NRO क्यों कह रहे हैं? ये ना हो प्रेशराइज, हम इनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हम वॉकआउट करना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट का बिजनेस नहीं होना चाहिए कि ना करें। एक हिस्ट्री तो है इस तरह की चीजों के बजाय अवाम की खिदमत पे फोकस करें और मेहरबानी करके अपने किए हुए वादे निभाएं। मतलब हर बंदा मैडम खिदमत पे फोकस तो होना है ना। देखें कुछ नया एजेंडा जो वो लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई नई लेजिस्लेशन हमने करनी है, आप उनका साथ देंगे पार्लियामेंट में तो वो कुछ करेंगे ना। वहां पे कोई सेर हासिल गुफ्तगू, कोई अवामी मसाइल, कोई हमारे मसाइल कभी डिस्कस भी तो करें ना। वहां पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर वहां पर सिर्फ बातें की जाती हैं। कौन सा ऐसा अभी तक अवामी मसला जो ये लाए? मैं आपको बताऊं, इनसे कभी कोई बंदा ये पूछे खान साहब इससे पहले ये आपका काम है, ये ऑपोजिशन का काम है, इनको उनकी टोज पे रखना ये ऑपोजिशन का काम है। आप वहां पर बजाय इसके कि नैब पे तनकीद करें, आप वहां पर लोगों पर तनकीद करें, बजाय इसके ये करें और आप उठाएं वहां पे ये एजेंडा। देखिए जी, हम इनको हर हफ्ते शीशा दिखाते हैं। कल भी जो अपोजिशन लीडर की तकरीर थी वो यही थी, इनकी गलतियां इनको बताते हैं, इनकी नाअहली बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। NRO किससे मांगा है, किसने मांगा है? अगर इतनी बड़ी चीज है तो बताएं,
हम तो सब चीज अवाम को बता रहे हैं ना। पहले भी खान साहब ने कहा 10 अरब रुपए वाली बात कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, वो भी हज जाने का दावा हुआ गया। सवाई झूठ बोलने के इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सायरा अफजल तारड़ साहब। आपका बिल्कुल जो मौक़िफ़ था वो खुलकर सामने आ गया है। सायरा साहब का यही कहना था कि ऑपोजिशन ने किसी किस्म का ना NRO मांगा है और ना ही NRO मांगने की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सायरा अफजल तारड़ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन का जो ऐवान से वॉकआउट था वो NRO लेने के लिए है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट की पार्लियामान की राहदारियों में काफ़ी बहस हो रही है। इस पर अरकान असम्बली इस हवाले से राय क्या रखते हैं, हमारे नुमाइंदे हरमीत सिंह की ये रिपोर्ट देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा। वॉकआउट्स और बाइकाट के शोर से क्या आवाम पार्लियामेंटेरियन की कारकर्दगी से खुश हैं? इस हवाले से बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जो इजलास चलते हैं इसमें आवाम के टैक्स पेयर का पैसा लगता है, लेकिन बात तो तब है कि हुकूमत सीरियसनेस दिखाए। हुकूमत के किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल कर दें, सवाल गंदम जवाब चना। कभी ये GT रोड पे निकलते हैं, अवाम ढूंढते हैं, ना अवाम मिलती है, NRO ढूंढते हैं, ना NRO मिलता है। अब वॉकआउट कर रहे हैं, इन्हें कोई NRO नहीं मिलने वाला। वॉकआउट होता है किसी चीज़ के ऊपर, ये तो नहीं होता कि जी मुझे वो गाली जो किसी और ने सुनी नहीं है वो शहबाज शरीफ ने सुन ली है, खुद साख्ता गाली बना के वो बाहर निकल जाते हैं, अपनी बात सुना जाते हैं। जब हुकूमत का मौक़िफ़ आता है तो वो सुनना पसंद नहीं करते। आज की अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है और अपोजिशन को एहतजाज का कोई शौक़ नहीं है। हुकूमत बार बार अपने रवैये की वजह से अपोजिशन को मजबूर कर रही है एहतजाज करने पर। ये पहली हुकूमत है जो 5 महीने हो गए हैं कोई ठोस कानून साजी करने में नाकाम हुई है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये अपोजिशन के साथ अपोजिशन खेलते हैं, अपना काम नहीं करते कि ये हुकूमत में इनका काम है कि माहौल अच्छा रखें। अगर वो खुद आते हों, काफ़ी देर यहाँ बैठते हों और अपोजिशन चली जाती हो, काम नहीं करती हो, अपोजिशन की वजह से कोरम बनता है, अपोजिशन की वजह से बिजनेस चलता है। आप गालियां देते हैं यहाँ आकर, अक्सरियत को अक़लियत से बुलडोज करते हैं, तो अपोजिशन क्या करे आखिर? आवाम का पैसा तो पहले आपने लूटा, और जब यहाँ पे बहस हो रही है तो आप आवाम का पैसा ज़ाया करके इसी तरह भाग जाते हैं। हुकूमत अरकान का कहना है कि अपोजिशन के कच्चे चट्टे खोलने की बात आती है तो वो बहाना बना के वॉकआउट का सहारा लेती है, जबकि अपोजिशन ने तो हुकूमती लहजे पर ही तनकीद कर दी। अपोजिशन का कहना है कि पार्लिमानी सेशन चलाना है तो महज़ब लहजा अपनाना होगा, यहाँ डी चौक की जुबान नहीं चलेगी। कैमरामैन जुनेद रजा के साथ हरमीत सिंह, पब्लिक न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। हरमीत सिंह की ये रिपोर्ट आपने देखी, आपको पता चल गया कि इस वक्त पार्लियामान की राहदारियों में ऑपोजिशन क्या कह रही है। वो ये कह रहे हैं कि NRO ना किसी ने मांगा है और ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है, और वहाँ से हुकूमत वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस है वो नहीं एज यूजुअल चलाने दिया जाता, वॉकआउट कर जाती है ऑपोजिशन और हमें अंडर प्रेशर करने के लिए सब कुछ करती है। हम आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपसे शेयर करें कि आर्मी चीफ से कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुआत ने GHQ में मुलाकात की है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अमन के लिए पाकिस्तानी कौम ने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी फौज रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। मजीद उनका क्या कहना था, ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद सलमान अली आवान हमें बताएंगे। जी सलमान। जी बिल्कुल अकबर, आज जो 3rd नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है उसके शुरुआत ने चीफ ऑफ आर्मी साहब से मुलाकात की है। ये मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी साहब ने मुल्क की जो अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल है उसके ऊपर रोशनी डाली। शुरुआत को मुखातिब करते हुए उनका ये कहना था कि हम के लिए बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ जो मुसल्लह फौज सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं बल्कि वो शहीद हुए हैं, बल्कि जो आम पाकिस्तानी हैं उनको भी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जिन चैलेंजेस का सामना है उसका तकाजा है कि कॉम्प्रिहेंसिव जामिया स्ट्रेटजी बनाई जाए और पाक फौज जो है जामिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और बिलाशुबा अनगिनत कुर्बानियां दी हैं पाक फौज ने पाकिस्तान के अमन के लिए। बहुत शुक्रिया सलमान अली आवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और इशूज के साथ। पब्लिक न्यूज रूम देखते रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर एक शादी वाले घर में आग लग गई। दुल्हन समेत 5 लड़कियां इस आग में जलकर जाँ बहक हो गईं। दुल्हन के चचा ने यह कहा है कि गैस रात की आखिरी पहर आती है और मुमकिन है कि कमरे में गैस भर गई हो, जबकि क्राइम सीन यूनिट की टीम के हवाले से उन्होंने कहा कि वो 5 घंटे ताखीर से वकूए पर पहुंचे। बदकिस्मत दुल्हन की 2 रोज बाद शादी थी और ये खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया रावलपिंडी के घर में, जहां पर गुज़श्ता रोज आग लगने का यह वाकया हुआ और आग लगने से 5 लड़कियां झुलस कर जाँ बहक हो गई। उस घर के मनाजिर आप
बदकिस्मत घर के मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे नासिर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। नासिर, इब्तदाई तहकीक में क्या सामने आया है? आग जब लगी मुमकिन नहीं था इन लड़कियों को वहां से निकालना, जिसके बाद ये झुलस गई और जाँ बहक हो गई। जी बिल्कुल अकबर बाजवा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आया। ये तकरीबन 11 से 12 के बीच में सुबह ये वाक़या पेश आया और अहले इलाका और जो लड़की के चचा हैं उन्होंने यहाँ बताया कि ये जब आग लगी तो फौरी तौर पे ही बता दिया गया था रेस्क्यू 1122 को, लेकिन वो बहुत देर से आए और उनकी देर के आने की वजह से ही उनसे पहले ही 4 बच्चियाँ यहाँ पे दम तोड़ चुकी थी, जान की बाजी हार चुकी थी और आग इतनी शदीद थी कि काबू नहीं पाया जा सका। और जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ थीं उनके पास पानी भी इतना मौजूद नहीं था और 3-4 मिनट बाद ही उनके गाड़ियों का जो पानी है अहले इलाका का कहना है कि वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो एम्बुलेंसेज आई यहाँ पे उनके पास स्ट्रेचर्स ही नहीं थे और यहाँ पे अहले इलाका और लोगों ने मिल के चादरों में जो हैं बॉडीज़ को लेके और हॉस्पिटल पहुँचाया। और एक जो बच्ची थी जो शदीद ज़ख्मी थी लेकिन वो बेनज़ीर हॉस्पिटल पहुंच के वो भी वहां पे जान की बाजी हार गई। और इस तरह 5 जो हैं नौजवान लड़कियां, जिसमें एक बदकिस्मत दुल्हन भी है जिसकी कल मेहंदी थी और परसों रुखसती थी, जो अपनी जान की बाजी हार गई। और यहाँ पे मातम है, यहाँ पे लोगों ने बड़ा एहतजाज किया है और अभी तकरीबन 6 घंटे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि रेस्क्यू 1122 वाले बहुत देर से वहां पर पहुंचे और बर वक्त अगर पहुंच जाते तो ये जानें बच सकती थी। उनका मौक़िफ़ क्या सामने आया रेस्क्यू वालों का? जी बिल्कुल, हमारी तर्जुमान से भी बात हुई है और उन्होंने जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद हमसे रब्ता नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो अहले इलाके हैं उनका ये कहना है कि हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे बाकायदा रेस्क्यू जो अमला है उसके ख़िलाफ़, क्योंकि उनकी नाअहली और गफलत की वजह से ये जो है जान की बाजी हार गई हैं और वो बच सकते थे अगर वो मौके पे आते और तमाम इंतज़ामात ठीक होते, गाड़ियों में पानी होता। लेकिन यहाँ पर बहुत देर से वो यहाँ पहुँचे और लोगों ने बड़ा एहतजाज किया और तकरीबन 5 घंटे बाद वफाकी वज़ीर शेख रशीद भी यहाँ पहुँचे। पूरे उन्होंने घर का जायज़ा लिया, मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने क्राइम सीन यूनिट जो है वो भी ताख़ीर से पहुंची। वैसे उनसे भी आपने बताया कि आपने राब्ता किया, जुमान थे रेस्क्यू के, उन्होंने तो फ़ोन बंद कर दिया, इनकार कर दिया कोई मौक़िफ़ ही देने से। जो दफ्तर है इनका या फिर जो नियरेस्ट स्टेशन है रेस्क्यू 1122 का वो इस जगह से कितना दूर है वैसे कि 5 घंटे लग गए? ये बड़ी अहम आपने बात की है। नहीं, बिल्कुल साथ है। यहाँ अहले इलाका का भी ने भी हमें बताया और हमने खुद भी यहाँ से पैदल भी 5-10 मिनट का रास्ता है, तो गाड़ियों में 2 से 3 मिनट लगता है रेस्क्यू 1122 को यहाँ पहुँचने में। लेकिन इसकी तहकीकात शेख रशीद ने यहाँ पे कहा है कि हम इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे और जो भी ज़िम्मेदार होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और अहले इलाका का भी कहना है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि बिल्कुल साथ होने के बावजूद जो है इतनी ताख़ीर से पहुंचना और फिर गाड़ियों में पानी ना होना और स्ट्रेचर्स भी ना होना और तमाम जो है ये चीज़ें, ये दावे धरे के धरे रह गए और यहाँ 5 नौजवान लड़कियां अपनी जान की बाजी हार गई। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आया। और यहाँ पे इतनी रश थी, गाड़ियाँ थी, लेकिन कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं था, इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ नहीं था। यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। बहुत शुक्रिया नासिर हाशमी, आप इस सारे मामले से हमें अपडेट कर रहे थे। और यकीनी तौर पर यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तमाम फ़ोन रिकॉर्ड के थ्रू पता चल जाएगा कि कब राब्ता किया गया और कब रिस्पॉन्ड किया रेस्क्यू ने। और इस लेट रिस्पॉन्स की वजह से 5 लड़कियां कम अज कम इस अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हार गई। ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आएंगे। हेडलाइंस के साथ कुछ और स्टोरीज होंगी, उन पर तज्जिया होगा। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस।